हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हिमानी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। गाइस हम लोग क्लास 12th की यूनिट एटम्स एंड न्यूक्लियाई कर रहे थे, जिसमें हमने पहला टॉपिक हमारा पढ़ा था जो कि था हमारा गीगर एंड मार्स्टेन एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा फेमस एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखिए, फिर आप इसे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस मॉडल पे हम पढ़ने वाले हैं हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसका जो पहला हमारा पॉइंट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, वो हमारा ये कहता है कि जो हमारा एटम है, लाइक एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियाई विच कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारा ये कहता है कि जो हमारा हर एक एटम होता है उसके सेंटर पे एक छोटी सी कोर होती है, जो कि जिसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट पूरे जो हमारा एटम है उसका मास रहता है और टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारा उसी के अंदर होता है। क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और आपको पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज़ होती हैं एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ओवरऑल हमारा न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि न्यूक्लियाई विच कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम। नाउ next is our size of an atom is of the order of 10 to the power minus 10 एंगस्ट्रॉम। जो हमारा एटम है उसका जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट 10 की पावर माइनस 10 मीटर का है, जो कि एंगस्ट्रॉम की यूनिट होती है हमारा। एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियाई इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। माइनस 15 हमारा जो होता है 10 की पावर माइनस 15, इसे हम फर्मी मीटर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्मी में होता है। जो भी हमारी साइज़ मतलब होता है रेडियस। ओके, जो भी हमारा न्यूक्लियाई का रेडियस होगा उसकी ऑर्डर हमारा हम फर्मी में उसे पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियाई इन सर्टेन स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स लाइक। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। जिस तरीके से हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, इसी तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे न्यूक्लियाई के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज जो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन्स। ठीक है, इसीलिए जो भी हमारा एक एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा उतना ही प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो बैलेंस हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है कि जितना भी हमारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के लिए, वो हमारा कहाँ से मिलता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। जब दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा तो जो हमारा प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन को अप्रोच करेगा। इसलिए ये क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, क्योंकि न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये थी हमारी कुछ यहाँ पे हमारे अजम्पशंस थे जो हमारे रदरफोर्ड सर ने दिए थे। तो ये हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो ये कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है हमारा बोहर्स एटॉमिक मॉडल, और ये जो टॉपिक है ये हमारा 5 मार्क्स का टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या कहता है, सिंपल उसने भी हमारे जो भी स्टार्टिंग था वो हमारा रदरफोर्ड ही था, इसलिए रदरफोर्ड पढ़ना ज़रूरी था। तो जो बोहर का पहला हमारा अजम्पशन है, पहली जो उसकी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एवरी एटम, मतलब ये समरी है हमारा रदरफोर्ड मॉडल की। जो हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल है वो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा समरी है हमारी रदरफोर्ड मॉडल की। ओके, तो ये कहता है कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियाई, ओके, विच कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एंटायर मास एंड दोज टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम। ये मैंने आपको बताया था कि जितना भी हमारे एटम होते हैं उनमें एक टाइनी सेंट्रल कोर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाई।
ठीक है। और जो कि जिसमें हमारा क्या होता है, ऑलमोस्ट एंटायर मास होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि हमारा प्रोटॉन की वजह से होता है, क्योंकि जो हमारे न्यूक्लियाई हैं वो हमारा, हमें पता है कि उसमें हमारे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ हमारा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। तो न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल चार्ज होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए जो ओवरऑल हमारा टोटल चार्ज है, जो टोटल चार्ज है हमारा, वो टोटल चार्ज हमारा है प्रोटॉन की वजह से। इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों ओर रिवॉल्व करता है। इसलिए सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड दी न्यूक्लियस इन सर्टेन स्पेसिफाइड ऑर्बिट्स, ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। एंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर देयर रेवोल्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कोलम्बियन अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स कोलम्बियन अट्रैक्शन, कोलम्ब फोर्स लगती है उन दोनों के बीच में। तो ये था हमारा ओवरऑल समरी हमारी रदरफोर्ड मॉडल की। इसका पहला पॉइंट तो जो था हमारा बोहर एटॉमिक मॉडल का। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें हमारे सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर सकते हैं, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन्स किसी भी स्पेसिफाइड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा किसके, h/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के, ठीक है, समझ रहे हैं आप। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट पे तभी रिवॉल्व करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा L, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब h/2 इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n हमारा यहाँ पे इंटीजर होगा। और हमें पता है L का जो वैल्यू होता है वो होती है हमारी mvr, ठीक है। m इज़ मास, v इज़ वेलोसिटी एंड r इज़ रेडियस ऑफ दैट एटम, और nh/2 h हमारा यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10⁻34, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक सर ने दिया था। और जो यहाँ पे n है वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है हमारा, ऑलराइट। तो ये हमारे थे बोहर का सेकेंड अजम्पशन। तो बोहर का जो थर्ड अजम्पशन था वो ये था कि जो हमारा मोशन ऑफ वो होगा इलेक्ट्रॉन का जैसे मोशन होगा, ठीक है, इससे हम पढ़ के देखते हैं एक बार। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन स्पेसिफाइड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विद गेन और लूज देयर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन विल गेन, यहाँ पे विल होगा, इसे विथ मत करिएगा, सॉरी दिस इज़ नीदर, फोटो में पूरा अच्छे से क्लिक नहीं हुआ है, तो आप इसे लिखेंगे ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन स्पेसिफाइड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन नीदर गेन और लूज देयर एनर्जी। मतलब उनकी जो ऑर्बिट होती है वो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो उनकी ऑर्बिट्स में कोई भी एनर्जी का गेन या लॉस नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सिर्फ रिवॉल्व करते हैं, और जिन ऑर्बिट्स में वो रिवॉल्व करते हैं वो हमारी स्टेशनरी ऑर्बिट्स होती हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द इलेक्ट्रॉन गेन सम एनर्जी व्हेन दे मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। जब हमारा इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है तभी वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमारी क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। और क्या करता है, जब वो हमारा नीचे आता है, ग्राउंड स्टेट पे आता है दोबारा, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। जब क्या करता है, हायर लेवल से लोअर लेवल में आता है। तो वही चीज़ इन्होंने बोली कि इलेक्ट्रॉन गेन सम एनर्जी व्हेन दे मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, ठीक है। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जब वो जंप करता है तो वो एनर्जी गेन करता है। और एनर्जी कब रिलीज़ करता है, रेडिएट मीन्स रिलीज, एनर्जी तब रेडिएट करता है जब वो हमारा क्या होता है, व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। और वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करते हैं, h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जो कि होती है हमारी E फाइनल माइनस E इनिशियल। फाइनल मतलब वो जिस स्टेज में है अभी, वहाँ से जब वो जंप करके नीचे आएगा तो वो EF हो गई हमारी फाइनल वाली, जो ऊपर वाली एनर्जी लेवल है वो फाइनल हो गई, और इनिशियल हो गई हमारी जो ग्राउंड स्टेट पे है, ठीक है। तो F इज़ फाइनल, I इज़ इनिशियल। तो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट इसका। देन उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल रेडियस क्या होती है। देखिए आपके सामने एक यहाँ पे न्यूक्लियाई हमने कंसिडर किया है, ठीक है। प्लस यहाँ पर इसलिए शो किया क्योंकि इस पर क्या होता है, हमारा प्रोटॉन होता है, इसलिए प्लस दिखा हुआ है, और जेड से इसे डिनोट करें।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, v वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी डिस्टेंस हमारी न्यूक्लियस से कितनी है, r। तो हमने ये चीज़ कंसिडर करनी है कि लेट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स विद वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ एटॉमिक नंबर z। तो हमें पता है कि वही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं जिनमें ये कंडीशन फॉलो होती है। तो एम वी आर इज इक्वल्स टू NH/2π, ये हमारा बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट है, ठीक है। तो दूसरे पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमारा ये है, तो यहाँ से हमारी रेडियस निकल के आएगी NH/2π इंटू MVR, ठीक है। सॉरी, वी आर यहीं पे, तो NH/2π इंटू MV आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इतना, इसको हमने पहली इक्वेशन कंसिडर करना है। ऑल्सो हमें पता है कि जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो F सेंट्रीपिटल होता है। ये हमारा जो रदरफोर्ड का थर्ड और सेकंड, या हम कह सकते हैं बोहर्स का ही हमारा जो पहला वाला पॉइंट है, उसमें आप दोबारा देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, है ना, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैट, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर मानी है, जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा वो F सेंट्रीपिटल के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस किस के बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो हमें पता है कुलम्ब के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r² होता है। Q1 हमारा है E, और इस पर हमारा चार्ज होता है Z इंटू E/r², ठीक है। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया हमारा 1/4πε0 EZE/r², और सेंट्रीपिटल हमें पता ही होता है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा होता है mv²/r, ठीक है। सो नेक्स्ट इज अवर, इतना करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जो 1/4πε0 से हमने k मान लिया और बाकी वैल्यूज़ ऐसे ही रख दी, और इस तरफ जो r था उस r से एक r हमारा कैंसिल हो गया, जो अपॉन में r था। अब हमें निकालनी है इसकी वेलोसिटी, हमने क्योंकि हाँ, रेडियस हमारी निकल गई थी, उसके बाद अब हमने निकालनी है इसकी आर की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हमें वी पता होना ज़रूरी है, और हमारा पता है यहाँ से हमारा वी आ जाएगा kZe²/mr। तो वी स्क्वायर से अंडर रूट आ गया यहाँ पे kZe²/mr। तो इक्वेशन वन हमारी कौन सी थी, जो थी हमारी r इज इक्वल्स टू NH/2πmv था, ठीक है, इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 में हमने v की वैल्यू रखी, तो हमारा हो गया r इक्वल्स टू NH/2πmv की जगह पे हमने रख दिया ये kZe²/mr। तो r इज इक्वल्स टू NH/2πmr, इसको हमने ऊपर लिख दिया क्योंकि हमने इसे सीक्वेंस में लिखा, इसका रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास आएगा mr/kZe², ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को दोनों तरफ क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी है, ताकि हमारा ये रूट हट जाए। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स हमारे पास r² n² h²/4π² mr kZe², जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उन्हें हमने कैंसिल कर दिया। इस एक m से ये m कैंसिल हुआ, एक r से ये r कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे हमारा बच्चा r इज इक्वल्स टू n² h² 4π² m 1/kZe²। क्या तो जो हमारा रेडियस आया किसका, इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल रेडियस जो आई हमारी, वो आई हमारी n² h² 4πkZe²/m, और ये हमारा है कॉमन फॉर ऑल एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। हमें बस क्या करना है, हमें क्या करना है, n की वैल्यू रखनी है और z की वैल्यू रखनी है, बाकी सारा हमारा क्या हो जाएगा, n हमारा होगा कि कौन से ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, ठीक है, कौन से शेल पे रेडियस है, के शेल पे है, एल पे है, एम पे है, तो वो हमें रखना 1 2 3। अगर के पर होगा तो 1 होगी वैल्यू, एल शेल पर होगा तो 2 होगी वैल्यू, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे एन की रखनी है, और जेड की वैल्यू, जेड हमारा होता है हमारा जो हमारा एटॉमिक नंबर है, हमने वो रखना है, ठीक है। और बाकी हमें पता है उसका, हमें इलेक्ट्रॉन का मास पता है, एच की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, 4 की वैल्यू 4 ही है, और एम की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है वो हमें रख देना है। ऑलराइट, तो ये था हमारा एटॉमिक रेडियस ऑफ एन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज अवर, अब हमने क्या करना है, जैसे हमने बोला था ना कि वैल्यू रख देनी है कॉमन, जैसे हमने हाइड्रोजन के लिए निकालना है, ठीक है, उसके पहले ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो n की वैल्यू 1 हो गई, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बोला इसलिए n इक्वल टू 1 है, तो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले में वैल्यू रखी है ना, n और z की जगह पे, n और z की जगह पे हमने 1 1 रख दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा h² 4π² k
ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर एम, ये बना। अब सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। 6.63 इंटू 10 की पावर -34 ये हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। इसका स्क्वायर किया और 4 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 3.14 का स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर और मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31। तो यहाँ से हमारा आर आ गया सॉल्व करने के बाद 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर और 10 की पावर -10 को हम लिखते हैं एंगस्ट्रॉम। इसीलिए हमारा क्या आ गया R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल्स टू 1 रेशियो 4 रेशियो 9। ये कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पे हम हमारा पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछिएगा। और वीडियो थोड़ा लेट अपलोड करने के लिए आपको वेट करना पड़ा होगा। सो कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।